हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम वीडियो देखकर पढ़ाई करेंगे। मुझे लगा थोड़ा ऑडियो में थोड़ा बोरिंग सा हो रहा है, इसलिए आज कुछ न्यू ट्राई करते हैं। चलिए, प्रथम चैप्टर जो है वो हमारा हो गया है, जो कि एक कविता था। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी जो है, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा, या शायद किसी ने अभी तक नोटबुक भी ना खरीदी हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मत करना, नोटबुक खरीदो और बनाओ। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करके गए। पता है, न्याय मंत्री आता था, कितनी अच्छी कहानी थी कि सम्राट अशोक को भी फांसी देने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि न्याय क्या होता है वो उन्हें करके दिखाना था। तो जितनी सुंदर वह कहानी थी, वैसी ही सुंदर यह एक कहानी है जिसका शीर्षक है बूढ़ी काकी। अब बूढ़ी काकी जो है, हमारे घर में जो बुजुर्ग रहते हैं, देखो कहते हैं जो बच्चे और बड़े दोनों के दोनों एक जैसे ही होते हैं। वो भी ज़िद करते हैं, उन्हें भी छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी महसूस होती है, वो भी चिढ़ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये जो छोटे बच्चों में हमें देखने को मिलता है, वो भी वही बातें हमें बड़े बच्चों में भी देखने को मिलती है। ये भी एक बहुत अच्छी कहानी है जो कि प्रेमचंद जी ने लिखी है। प्रेमचंद जी जो है वह उपनाम है। किनका उपनाम है? प्रेमचंद जी का मूल नाम जो है वह धनपत राय है। उनके बारे में थोड़ी माहिती हम प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। उन प्रेमचंद जी का जन्म जो है सन 1880 में हुआ और निधन जो है सन 1936 ईस्वी में हुई। हिंदी के उपन्यास सम्राट, देखिए याद रखिएगा, अगर आगे भी अगर आपको एग्ज़ाम देते हो तो उसमें हिंदी और गुजराती साहित्य अवश्य आता है, तो प्रेमचंद का नाम कहीं छिपा नहीं है। अगर आपको उपन्यास की बात की जाए कि उपन्यास मतलब नोवेल जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो, जो उपन्यास है वो सबसे अच्छे उपन्यास और उपन्यास के सम्राट किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद को ही कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने उपन्यास लिखे हैं, लेकिन इनके जैसा उपन्यास किसी ने नहीं लिखा। उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़ गए। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य में एक महान व्यक्तित्व हैं। उन्होंने बहुत सारे नाटक, उपन्यास, कहानियाँ आदि लिखे हैं, बहुत सारे निबंध लिखे हैं। कोई और भाषा में अगर कोई साहित्य लिखा हुआ है तो उसका अनुवाद भी किया है। उनकी कुछ रचनाएं अगर देखें तो गबन, बरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान सबसे अच्छा उपन्यास है। अगर आपको समय मिले तो गोदान अवश्य पढ़िएगा। गोदान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है उनका। मंगलसूत्र, अपूर्ण उनके उपन्यास हैं। मानव सरोवर 8 विभागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित हैं। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक हैं। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन हैं, यानी कि उनमें निबंध जो है उन्होंने संग्रहित किए हैं। अब हम चलते हैं बूढ़ी काकी की ओर। देखिए बच्चों, आप टेक्स्ट बुक लेकर बैठिएगा। हाँ, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि बिना टेक्स्ट बुक नहीं समझ आएगा। जब ऑडियो था तब लाइन लिखी हुई होती थी और मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी। अब आपको टेक्स्ट बुक नहीं दिखाई देगी, सिर्फ मैं दिखाई दूंगी। तो टेक्स्ट बुक लेकर बैठिएगा। अगर किसी के पास ना हो तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, तो भी चलेगा। चलिए अब चलते हैं बूढ़ी काकी की ओर। बूढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बहुधा बचपन का पुनरागमन यानी वापस आना, पुनरागमन फिर से।
जैसे बचपन लौट कर आया है, बुढ़ापा आया मतलब बचपन लौट कर आया है, ऐसा प्रतीत होता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। मैं थोड़ा ऊपर से पहले बताती हूँ, इसके शब्द थोड़े कठिन हैं तो आपको बोरिंग ना लगे इस वजह से। देखिए, हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन बड़े बुजुर्ग के साथ हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है वो हमें अच्छी तरीके से पता है। अगर हम गलत तरीके से व्यवहार करें तो हमें डांट मिलती है कि बड़े हैं, ऐसे बात नहीं करना है, इस तरीके से बात करना है। कहते हैं ना मम्मी पापा, बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से रहना चाहिए। आदि आदि चीज़ें जो हैं हम अपने परिवार से सीखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हर बड़े बुजुर्ग के लिए अपना घर सिर्फ अपना नहीं होता है, इसीलिए तो वृद्धाश्रम खोले गए हैं। ये वृद्धाश्रम में जो पेरेंट्स नहीं जाते और यहाँ भेजते हैं और उनके बच्चे जो हैं उन्हें परेशान करते हैं, माता पिता नहीं समझते हैं, तो उन जो वृद्ध हैं, उन बूढ़े लोगों की क्या हालत होती है, उनमें से एक कहानी यहाँ दी गई है। यहाँ बूढ़ी काकी का बेटा, पति सब मर गए हैं। वे अपने भतीजे के यहाँ रहती है। ऐसा उसके भतीजे ने क्या किया कि उसके यहाँ पर रहना पड़ा, और ऐसा क्या हुआ कि उसकी हालत ऐसी हो गई, ये इस चैप्टर में पढ़ना है। अब बूढ़ी काकी का तो कोई नहीं है। अब हम जब भी देखें, जब बच्चे होते हैं वे ज़्यादातर खेल कूद में लगे रहते हैं। हम कहते हैं भाई इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं ये लोग कि थकते ही नहीं हैं। हम थक जाते हैं पर वो नहीं थकते। उसी प्रकार जो बूढ़े होते हैं, समस्त इंद्रियों का एक केंद्र निर्धारित वे कर लेते हैं। जैसे कि कोई जो बूढ़े होते हैं उनको बोलना मतलब बोलना है, वो बोल 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 करते रहेंगे, उनको अच्छा लगता है, हालांकि दूसरों को लगे ना लगे पर उनको अच्छा लगता है। दूसरा, स्वादेंद्रिय पर इतनी उम्र के बाद भी उन्हें खाने का बहुत मन करता है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, या फिर नहीं दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया, आदि आदि चीज़ें जो हैं उनके मन में आती रहती है। ये दूसरा। फिर तीसरी अगर बात करें, किसी को घूमने फिरने का शौक होता है, वो चल सके या ना चल सके पर हर जगह पर उन्हें हमारे साथ चलना होता है, क्योंकि उनकी इंद्रियां, उनका मन जो है घूमने फिरने में लगा करता है। हर एक वृद्ध अपनी 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 पसंद के हिसाब से जो है उनका मन वहाँ पर स्थिर हो जाता है। यहाँ पर बूढ़ी काकी का मन जो है वो स्वादेंद्रिय पर स्थिर है। उनको जो है वो खाने से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं। और जब खाना न मिले तो उनकी क्या हालत होती है। हम हमारे घर में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको कोई खाने की चीज़ चाहिए तो अगर हम उन्हें मना कर देंगे, हाँ उनके लिए हानिकारक है तो अलग बात है, लेकिन अगर हम उन्हें अपने से कम दें या हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं उनको न दें तो ये तो बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बूढ़ी काकी के साथ ऐसा ही होता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा यानी और कोई इच्छा शेष यानी बाकी नहीं थी। उन्हें आकर्षित करता था केवल भोजन। अब उन्हें भूख लगी है ये दर्शाने का और कोई माध्यम नहीं था, केवल एक ही माध्यम था, वो रोती थी। जब वो रोए तब लगता था कि काकी को भूख लगी है, चलो कुछ खाना दे देते हैं, ऐसे करके दिया जाता था। समस्त इंद्रियां यानी सारी की सारी इंद्रियां जो हैं, हाथ पैर सब कुछ जवाब दे चुके थे। यानी आंखें कमज़ोर हो गई थी, कान कमज़ोर हो गए थे, चल नहीं पा रहे थे, कोई चीज़ उठा नहीं सकते थे। बुढ़ापा जो है, हमारे पास युवानी है इसलिए हम चल सकते हैं, और जो चल नहीं सकते बूढ़े, उन पर हमें हंसी आती है कि इतना भी नहीं होता। पर याद रखो बच्चों, जब हम उनकी उम्र के होंगे तब हमें पता चलेगा कि सही में बुढ़ापा नहीं चाहिए। ज़मीन पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते यानी विरोध में करते,
या भोजन का समय टल जाता, घर वाले जो है उन्हें जो बात अच्छी ना लगे ऐसी ऐसी बातें करते, या भोजन का समय हो जाता फिर भी भोजन न मिलता, या फिर भोजन की मात्रा कम कर देते, या कोई बाजार से वस्तु आती पर उन्हें न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना, सिसकाना साधारण रोना ना होता था कि मुझे कोई चीज़ नहीं मिली तो बच्चे हैं करके रोते हैं तो वे भी रोने लगती है। नहीं, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी कि मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों, मैंने तो सिर्फ खाना ही मांगा है, जो तुम खाते हो केवल उतना मुझे भी दे दो। अब बूढ़ी काकी की बात होती है कि वो इनके भतीजे के पास कैसे पहुंची। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था, यानी पति की मृत्यु हो गई थी। बेटे तरुण होकर चल बसे, यानी युवा अवस्था में भी नहीं थे। 12-13 की उम्र तरुण अवस्था में होती है, उतनी उम्र में ही थे और बच्चों की भी मृत्यु हो गई। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी, बुद्धिराम। उनके भतीजे का नाम है बुद्धिराम। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय, जब वो संपत्ति अपने नाम करवा रहा था बूढ़ी काकी की, तो बूढ़ी काकी को खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कूली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाज थे, यानी झूठे झूठे वादे थे। आप मेरे साथ रहना, मैं आपका ही बेटा हूँ, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बोली होंगी, क्योंकि संपत्ति अपने नाम पर जो करवानी थी अब करवा तो ली। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, जितनी संपत्ति थी उसकी जो ईयरली इनकम थी वो कम नहीं थी, फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी बहुत कठिनाई से मिलता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। जो बच्चे होते हैं वो बूढ़े लोगों से थोड़े चिड़े चिड़े भी रहते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे, हम कहते हैं ना, एक ही उम्र के लोग मिल जाते हैं तो झगड़ा होता है, वैसे बच्चे और बूढ़े एक ही उम्र के हैं तो विद्वेष यानी विरोध होना स्वाभाविक ही है। और फिर जब माता पिता ही बूढ़े लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो बच्चों को करने में क्या दिक्कत है। बच्चे अपने बड़ों से ही सीखते हैं, जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसा ही व्यवहार बच्चे भी करते हैं। अब बच्चे भी बूढ़ी काकी को सताते थे, कोई चुटकी काट कर भाग जाता था, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। काकी चीख चीख कर रोती थी, काकी चीख मार मार कर रोती, परंतु ये बात प्रसिद्ध हो चुकी थी कि काकी जब भी रोती है तब उसे भूख लगती है, तभी वह रोती है, वह सिर्फ खाने के लिए रोती है। अतएव उनके संताप, उसका दुख, उसकी आर्तनाद, उसकी दुख भरी चीख पर कोई ध्यान तक नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था, किसी का प्रेम था, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली उससे था। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाइयाँ, चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती। मिठाइयाँ या फिर चना या ऐसी चीज़ें होती हैं वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती। देखो, बूढ़ी काकी को खाने की चेष्टा थी, फिर भी लाडली उनके पास बैठती थी। ऐसा क्यों? ऐसे में दोनों का स्वार्थ था। अब क्या था वो देखो, यही उसका रक्षागार था। लाडली का रक्षागार यानी सुरक्षित स्थान कौन सा था? बूढ़ी काकी के पास बैठना। क्यों? यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी तो पड़ती थी कि काकी को लोलुपता है, लालच है, तो वे अगर उनके पास बैठकर खाएगी तो काकी को भी देना पड़ेगा,
यानी नुकसान तो होता था, महंगी तो पड़ती थी, पर भाइयों के अन्याय की तुलना में कई सुलभ थी, लाभ देने वाली थी भाइयों की तुलना में, क्योंकि भाई जितना परेशान करते थे उतना बूढ़ी काकी नहीं करती थी। इस स्वार्थ अनुकूलता में दोनों का स्वार्थ था, भाई परेशान करते थे इसलिए बूढ़ी काकी के पास बैठती थी और बूढ़ी काकी को भी अच्छा लगता था क्योंकि खाना मिलेगा। दोनों में सहानुभूति का आरोपण हो गया। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्र से गाने का रसास्वाद कर रहा था। हमारे यहाँ भी ढोल नगारा बजते हैं तो हम कैसे ही अपना दरवाज़ा खोल के देखते हैं किसके यहाँ क्या हो रहा है, दूसरे को पूछते हैं क्यों हो रहा है, हमें भी इंटरेस्ट होता है। तो बच्चे तो देखो, और आज के बच्चे की बात नहीं हो रही है, तब के बच्चे की बात हो रही है। जब किसी के भी घर में प्रसंग होता है बच्चे तो चले ही जाते हैं नाचने कूदने के लिए। तो यहाँ भी सारे बच्चे जो हैं वो नाच गाना कर रहे हैं। अब ये जो प्रसंग है वो बुद्धिराम के घर पर हो रहा है। कौन सा प्रसंग है? बुद्धिराम का एक बड़ा लड़का है जिसका नाम है मुखराम, उसका तिलक है, उसकी तिलक विधि होने वाली है, यानी कि सगाई है। शादी के बाद भी हो, शादी के पहले भी तिलक विधि होती है। अब यहाँ क्लियर नहीं किया गया है कि सगाई है कि शादी है कि क्या है, हम सिर्फ तिलक विधि ही लिखते हैं कि तिलक है तो तिलक ही लिखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो शादी या सगाई लिखोगे तो मैं गलत करूँगी, बोर्ड वाले भी गलत करेंगे क्योंकि क्लियर नहीं कहा गया है, तो आप तिलक ही लिखना कि कौन सा प्रसंग था, तो तिलक था। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर यानी घर के अंदर स्त्रियां गाना गा रही हैं। रूपा, एक नया पात्र आया, देखिएगा। रूपा जो है बुद्धिराम की पत्नी का नाम है। रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी, भोजन का इंतजाम कर रही थी, उसमें बहुत व्यस्त थी। भट्ठी पर कहाड़ चढ़े थे। भट्ठी यानी अब चूल्हे होते हैं, गैस होते हैं, पर पहले इतने बड़ी बड़ी भट्ठी थी जो ज़मीन पर पहले खड्डा खोदा जाता था, उसमें लकड़ियाँ डाली जाती थी और उसके ऊपर बड़ा सा एक कहाड़ यानी आप लोग गुजराती में वासण, बड़ा सा कहाड़, एक पात्र रखा जाता था। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी बन रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। हमारे पड़ोस में भी जब मिठाई बनती है ना तो हम बनते हैं, कोई ना घरे आज सीरो बने छे, हमें आज पता चल जाता है। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जब बुद्धिराम के घर बन रही है तो सोचो काकी की क्या हालत होगी, क्योंकि उनकी इंद्रियां तो केवल स्वाद पर ही टिकी हुई है। दूसरा हम दूसरे पार्ट में देखते हैं।